Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next mock test of PS TET Maths Paper 1 and Paper 2. ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस एज यूजुअल मैं आपके लिए लेके आई हूँ. पहला क्वेश्चन आज का हमारा है दैट इन एन इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम. इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी होती है? जहाँ पे हर तरह का बच्चा इंक्लूड हो. ठीक है जी, चाहे उसको कोई भी इम्पेयरमेंट हो, हियरिंग में कोई दिक्कत हो, बोलने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, मतलब कोई भी बच्चे को दिक्कत हो, हर तरह का बच्चा हमने क्या है एक छत के नीचे क्लासरूम में पढ़ाना है. वो होती है इंक्लूसिव क्लासरूम. ठीक है जी, तो व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड लर्नर. एक वहाँ पे बच्चा है या एक से ज़्यादा लर्नर्स बोला है. ठीक है, ज़्यादा बच्चे हैं जिनको देखने में दिक्कत है, विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं. तो आप एज अ टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाओगे? ठीक है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लासरूम में गई, ठीक है, वहाँ पे विजुअली चैलेंज्ड बच्चे भी हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, तो मैं कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी और उनको पढ़ाऊंगी? सेंड द लर्नर टू द स्पेशल एजुकेटर्स, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स बुलाऊंगी? ये तो गलत बात है. मैं क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी ये चीज़ देखनी है. स्पेशल एजुकेटर्स बुलाने थे तो वो स्पेशल स्कूल में जाते हैं ना, बट इंक्लूसिव की बात की है. सो डिज़ाइन द ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मैथड्स. आप कुछ मैथड्स डिज़ाइन करोगे जो उनके लिए सही होंगे, तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है. ऑफर दैम अनदर सब्जेक्ट इन ल्यू ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की जगह आप कोई और सब्जेक्ट ऑफर कर दोगे. पढ़ना तो देखो उनको है ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स ही पढ़े, है तो विजुअली इम्पेयर्ड ही है, तो दूसरा सब्जेक्ट दे के आप करना क्या चाहते हो? पेयर देम विद हाई स्कोरर्स इन मैथमेटिक्स. उन बच्चों के साथ बिठा दो जिनके मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आते हैं. तो है तो वो विजुअली चैलेंज्ड है ना, बात तो उनकी देखने की है, ये नहीं है कि उनके कम मार्क्स आ रहे हैं. तो फोर्थ वाला भी नहीं होगा. द थिंग इज कि आप ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मैथड्स अपनाओगे, डिज़ाइन करोगे उन बच्चों के लिए ताकि उनको भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए नॉर्मल बच्चों के साथ, बट कुछ अलग मेथड यूज़ करके जो उस बच्चे को सूट करे, जिससे वो ज़्यादा अच्छा उस चीज़ को समझ पाए, उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके. ठीक है जी, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, आंसर्स छोटे छोटे हैं, बट क्वेश्चन को ही समझना है, वही चीज़ ज़रूरी है. इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स फॉर क्लास 8th. ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है 8th क्लास की, उसकी जो यूनिट 5 है ना, कौन सी यूनिट 5 है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ठीक है, ये चैप्टर का नाम है. उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं उस यूनिट के एंड में, जैसे कंस्ट्रक्टिंग टेसिलेशंस, कंस्ट्रक्टिंग टैंग्राम्स, एटसेट्रा. तो आप ऐसा क्या करोगी एज अ टीचर, मतलब जैसे कि वो जो सारी एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं, ठीक है, यूनिट के पीछे, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, क्यों दी जाती हैं वो एक्टिविटीज़? कैनेस्थेटिक लर्नर्स ओनली टू इम्प्रूव देयर विजुअल थिंकिंग स्किल्स. कैनेस्थेटिक लर्नर्स कौन होते हैं? जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बोन्स वगैरह की मूवमेंट, जिनकी मसल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, उनके लिए दी जाती है ताकि उनकी विजुअल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो. सिर्फ उनके लिए तो नहीं. पहली बात तो जब भी ओनली वर्ड दिया होता है ना, वो होता ही नेगेटिव है. ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस है कि ओनली आए उसमें. ठीक, ऑडिटरी लर्नर्स ओनली, ओनली नहीं, स्किल्स हर तरह से इम्प्रूव होती है. ये सिर्फ ओनली वाला वर्ड स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है. लास्ट में भी देखो ओनली, तो ये भी ख़त्म ही हो जाएगा. तो आंसर्स आपके सीधा निकल जाते हैं. द थिंग इज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें आंसर्स को देखना है, उनमें ही मतलब क्वेश्चन समझ लो, पहले आंसर देख लो कि उसमें से ये आंसर ज़्यादा बेस्ट है. तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड टू इन्हांस स्पेशियल ओरिएंटेशन. सारे लर्नर्स हैं, हर एक बच्चे का सीखने का अपना ढंग है, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की गई है यहाँ पे. ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि उनको स्पेसिस की नॉलेज हो सके, स्पेसिस इन द सेंसेस ज्योमेट्री की नॉलेज हो सके. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो गेम्स आती है ना हमारी आजकल, ठीक है, इन्वॉल्विंग फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यू शेप्स बाय जॉइनिंग 2D शेप्स एक्सेट्रा। हमने देखी होगी हमारे फ़ोन्स वगैरह में भी बहुत सी गेम्स हैं जहाँ पे आपको जोड़ के एक पूरी एक प्रॉपर शेप बनानी होती है, पीसेस में डिवाइड किया गया होता है, उन पीसेस को आपने सही जगह पे लगाना है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं एक तरह से, तो वो किस काम आती है, क्यों करते हैं हम? इनहांस स्टूडेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर, ठीक है, कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, इन्फर एट देयर ओन पेस। तो ये तो देखो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हेल्प टीचर टू असेस, असेसमेंट की बात थोड़ी की गई है यहाँ पे बच्चे की एक्टिविटी को लेके बात की गई है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। हेल्प टीचर टू मैनेज द स्टूडेंट्स इन मैथ्स लेबोरेटरी, टेक्नोलॉजी और लेबोरेटरी का क्या कनेक्शन है? इन्हांस स्टूडेंट्स न्यूमरेसी स्किल्स एंड कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स, कॉम्पिटिशन नहीं कराना हमने कहीं पे भी, ठीक है, और ना न्यूमरेसी स्किल्स की बात की गई है, यहाँ प्लस माइनस की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। तो आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि कौन सी शेप्स बनती है और आप 2D शेप्स बनाओगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, उन शेप्स को जो टुकड़ों में तोड़े हुए हैं उनको ज्वाइन करके एक प्रॉपर शेप बनाओगे। इससे आपके जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन मैथ्स, मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कौन सी नहीं है? पहले ऑप्शन देख लीजिए, सॉल्विंग बैकवर्ड्स, पीछे से सॉल्व करते आना क्वेश्चन को, रॉट लर्निंग, रट्टा मारना, ट्रायल एंड एरर मतलब प्रैक्टिस करना और ड्रॉ करना। तो देखिए पहले तो देखिए सारी चीज़ें एक तरह से पॉजिटिव है, बैकवर्ड सॉल्व करना वो तो आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे भी बोर्ड मास वाले, तो आपको अगर डिवीजन एंड में दी रखी है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। रट्टा कभी भी कहीं पे भी नहीं चलता, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है, पंजाबी है, हिंदी है, रट्टा कहीं पे भी काम नहीं आता इतना। ट्रायल एंड एरर, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और ड्राइंग तो होती है जब शेप्स वगैरह आप बनाते हो, ठीक है। तो नॉट अ सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं होती, ठीक है। सो रॉट लर्निंग इज नेगेटिव आंसर। वैसे भी अगर आप ना भी देखते तो यार रॉट लर्निंग दे रखी है और क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो रॉट लर्निंग एज इट इज़ ही आंसर हो जाता आपका, क्योंकि रॉट लर्निंग कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, रॉट लर्निंग नेगेटिव ही है, ठीक है। सो इट्स नॉट एनी स्ट्रैटेजी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। Now comes to the next question. छाया simplified the given rational number. छाया ने simplify किया और ये solve कर दिया क्वेश्चन को, पर error can be considered as, ये जो error है, गड़बड़ की है जो छाया ने, उसको हम क्या मानेंगे? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे -25 और -30 है, हम क्या जब कैलकुलेट करते हैं, कटिंग करते हैं, तो ये माइनस और माइनस कट जाते हैं, पर यहाँ पे उसने आंसर में क्या कर दिया, -5/6, गड़बड़ हो गई उससे। तो ये गड़बड़ कौन सी है? प्रोसीजरल एरर, प्रोसीजर तो देखो बिल्कुल करेक्ट उसने लगाया, उसको पता है कटिंग करनी है रैशनल नंबर्स की, तो ये तो नहीं होगा। एरर ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, नहीं जी। केयरलेस एरर या कंसेप्चुअल एरर, इन दोनों में देखिए क्या होगा। कंसेप्चुअल तो नहीं होगा, बिकॉज देखिए उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी है कि रैशनल में हम ऐसे उन चीज़ों को लिखते हैं फ्रैक्शंस में और फिर उनकी कटिंग करते हैं, तो कंसेप्चुअल एरर तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक केयरलेस एरर है, ये तो हम भी कई बार कर देते हैं। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, कि कौन सा एरर है, केयरलेस एरर। हम भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं, ये छोटी मोटी तो माइनस प्लस की हमसे भी लग जाता है गलती से, हम भी ध्यान नहीं देते, तो दिस इज अ केयरलेस एरर, राइट। कंसेप्ट क्लैरिटी है उसको, क्योंकि पता है उसको फ्रैक्शंस में लगाना है और कटिंग करनी है, वो ऐसे ही नहीं होया, उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन एरर ऑब्जर्व्ड इन द एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इज दिस, कि जब हम लीनियर एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, एक्स वाले वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ये आपको दे रखा है, तो ये कौन सा एरर है, ठीक है। 5y + 3 = 8y, जबकि हमको पता है कि y को अगर 3y से ऐड करोगे तो 8y आएगा, बट यहाँ पे तो 3 दे रखा है, तो ये एरर कौन सा होगा? तो ये एरर तो देखिए यहाँ पे केयरलेस एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि y तब लगाते हैं जब दोनों में y हो, ठीक है। प्रोसीजर का एरर नहीं है, प्रोसीजर भी बिल्कुल सही है, एडिशन तो सही है। क्लैरिकल एरर नहीं है, कंसेप्चुअल एरर है,
कि उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि एक्स कहाँ पे लगाते हैं और वाई कहाँ पे लगाते हैं, या वाई सिर्फ तब लगाते हैं अगर दोनों में वाई हो, सिंगल वाले में नहीं लगाते। तो यहाँ पे उसको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। ठीक, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा दे रखा है, आंसर इसका छोटू सा है। ये सारी एग्जाम्पल्स जैसे 10 का स्क्वायर मतलब 5 + 5 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूलाज बना रखे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, और फिर एंड में टीचर ने कंक्लूड कर दिया कि ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। तो ये कौन सा मेथड टीचर ने यूज़ किया कि पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे दिए, फिर एंड में जाके जनरलाइज कर दिया ये इसका फॉर्मूला है। तो हमने क्या पढ़ा था, कौन सी अप्रोच होती है वो, जब टीचर पहले एग्जाम्पल दे और फिर जनरलाइजेशन की तरफ जाए, वो होती है इंडक्टिव। अगर टीचर पहले फॉर्मूला बता देता और बाद में एग्जाम्पल्स देता ना, फिर डिडक्टिव होना था, बट पहले एग्जाम्पल्स दे दी फिर जाके जनरलाइज वे में बताया कि बच्चों ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव अप्रोच हो जाएगी, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, आप पेपर में इसमें घूमते फिरते हो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है, अपने जो आपको दे रखे हैं ऑप्शंस उसको देखना है कि इस अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A suitable approach to introduce coordinate geometry in the class 9th is through the use of। आपने 9th क्लास के बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ानी है, तो आप कैसे उसको इंट्रोड्यूस करोगे, बच्चों को कैसे स्टार्ट करोगे उस कंसेप्ट को पढ़ाना। डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लेक्चर मैथड या रोल प्ले। पहले तो देखो ज्योमेट्री में रोल प्ले का तो कोई काम ही नहीं है, लेक्चर मैथड तो होते ही बकवास है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में लेक्चर मेथड लगेगा। टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाओगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाओगे। ठीक है जी, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग इज। एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा। टीचिंग क्या होती है, पढ़ाना। ठीक है, मतलब जो जहाँ पे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो, फेस टू फेस इंटरेक्ट करे, एक इंस्ट्रक्ट कर रहा है और दूसरा वो इंस्ट्रक्शंस को ले रहा है, मतलब स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप क्या है, इनमें से बताओ कि सही कौन सा है एजुकेशन और टीचिंग को लेकर। पहला, एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव है और टीचिंग एक नैरो कंसेप्ट है। अरे टीचिंग कभी नैरो नहीं होता, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये तो वर्ड ही नेगेटिव आ गया तो सारा ही कट गया ये तो पहले। नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, जॉन ड्यूई ने भी यही बात कही थी। बट टीचिंग इज़ अ क्लासरूम फंक्शन। टीचिंग क्या होता है, क्लासरूम में करवाई जाती है। ठीक, रुके, जस्ट वेट, पहले मुझे एक बार देखने दो, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे भी, सो सॉरी फॉर दैट। तो देखिए जी, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग इज। टीचिंग और एजुकेशन में पूछा गया है। ठीक है, मैंने भी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ दिया। एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, ठीक है, और टीचिंग एक नैरो कंसेप्ट है। एक्चुअल में इनका डिफरेंस बताना था एक तरह से, तो मुझे वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला आंसर लगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये बिल्कुल सही है, देखो टीचिंग एक नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पर टीचिंग एक क्लासरूम का फंक्शन है कि सिर्फ क्लासरूम में करवाई जाती है टीचिंग, बट एजुकेशन लाइफ लॉन्ग होती है। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन हैज़ नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, बट टीचिंग का अपना एम होता है। ठीक है, कि आपको पता होता है कि आपने ये चीज़ टीच करनी है। तो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो रिलेशनशिप बताना था एजुकेशन और टीचिंग में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Now comes the last question, which work is not related with the teacher? इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो टीचर से रिलेटेड नहीं है। पहला, प्लानिंग। टीचर प्लानिंग करता है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ाने से पहले टीचर प्लान ही तो करके जाता है। ठीक है, नॉट पूछा है, पहले सही वाले देख लेंगे। टीचिंग टीचर का ही काम होता है, टीच करना। गाइडेंस प्रोवाइड करना बच्चे को, ये भी टीचर का काम है, बट बजटिंग करना टीचर का काम थोड़ी ना। ठीक है, टीचर थोड़ी बजटिंग वगैरह देखेगा, वो कमिटीज़ देखती हैं, टीचर नहीं देखता। ठीक है, सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर, दैट इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द टीचर। ठीक है जी,
सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस हमारे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।